हेलो एवरीवन। यहाँ पर बात करने वाले हैं सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर जो हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से कि कौन सा सही सुमेलित युग्म है। इसमें आपको सही करेक्ट मैच पेयर करना है। ऑप्शन में देखिए पहले कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास जो ये है ये कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। तो ठीक है, आप पहले जो ऑप्शन पढ़ रही हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि समझ में आए कि क्या कह रहा है। नंबर बी है कि गुड बॉय गुड गर्ल यानी एक अच्छा लड़की और अच्छी लड़की यानी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। जी नहीं, हाँ ये हो सकता है। ठीक है। नंबर सी है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन यानी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। क्या कानून आपको कोई ऐसा कुछ कहेगा कि मानव अधिकारों के मूल्य के अधिक आधार पर नैतिक सिद्धांत का स्वयं चुना जाता है? जी नहीं, ये नहीं हो सकता। नंबर डी है सोशल कंट्रास्ट ओरिएंटेशन सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पर आपको क्या सही सुमेलित करना है। ठीक है, सही सुमेलित करना है तो आपको देखेंगे जो सही सुमेलित है इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वो इसलिए कि जो अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास है ये दूसरों के साथ यहाँ पर बात कर रहा है कि दूसरों के साथ भला बनकर यानी भला का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि बच्चों के जो सामाजिक और पारिवारिक विद्यालय में जो एक तरीके से कहीं भी चाहे विद्यालय हो चाहे परिवार हो चाहे समाज हो जहाँ भी वो रहते हैं वो दूसरों से चाहते हैं कि मुझे प्रशंसा मिले, मुझे कोई अच्छा बोले, वो एक एज के बाद आने लगता है। तो ये जो है ये कोहलवर्ग ने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, लॉरेंस कोहलवर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने आपको मैंने बता दिया कि थ्री सिद्धांत इन्होंने थ्री लेवल दिया था। पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। तो ठीक है, आप उसमें ये स्टेजेस को पढ़ेंगे तो ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि ये सभी क्लियर हो रहे होंगे। नंबर सेकंड है यानी 11 नंबर हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्थानिक प्रकृतिवादी संगीतमय अंतर्व्यक्ति। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकृतिवादी यानी हार्वर्ड गार्डनर अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि के इन्होंने 8 प्रकार के जो इंटेलिजेंट है इन्होंने 8 प्रकार के बताए हैं। आपको बता दें कि जो हार्वर्ड गार्डनर है ये प्रकृति बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, प्रकृतिवादी इन्होंने किसानों की बात की थी, वनस्पति वैज्ञानिकों में जो शिकारियों हैं उनकी बात की थी, तो उनकी बुद्धि को बताया था। ठीक है, आप यदि हार्वर्ड गार्डनर के बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहती हैं तो हमारे चैनल पे ज़रूर वीडियो होंगी, ज़रूर देखिएगा। आप कमेंट करिएगा, ज़रूर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करता है। ऑप्शन में पहले पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। देखिए, एक भाषावाद और पाठ्यक्रम का मानकीकरण ये सिफारिश नहीं करता है और मूल्यांकन का भी मानकीकरण नहीं होता। वो इसलिए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये बहुभाषावाद पर ही सिफारिश करता है। क्योंकि आपको मैं क्लियर ये कर देना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में ही होंगे तो क्लास में बहुत सारे बच्चे जो विविध प्रकार के होते हैं यानी डाइवर्सिटी पाई जाती है। जब हमारे यहाँ ही डाइवर्सिटी यानी भारत में ही डाइवर्सिटी है तो लैंग्वेज की तो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इसलिए सरकार भी चाहती है कि बच्चे जो हैं बहुभाषावाद सीखे यानी कई सारे लैंग्वेज सीखे। ठीक है, एक से दो लैंग्वेज यानी अधिक से अधिक 2-3 लैंग्वेज को सीखे। यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदारी होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। तो यह किसका उदाहरण है? देखिए,
आप यदि ऑप्शन को देखेंगे, जेंडर बायस, जेंडर कंसिस्टेंसी यानी जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर समानता। तो यहाँ पर यदि आप अपने को रखकर सोचा करिए, यदि आप अपने को रखकर सोच रही हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ऑप्शन ज़रूर निकल के आ जाएगा। मान लेती हैं कि एक शिक्षिका हैं आप, ये धारणा रख रही हैं कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और वो जोखिम भी लेते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी ईमानदार होती हैं। क्या ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। लड़के भी बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां भी बुद्धिमान होती हैं, जोखिम उठाने वाले दोनों लोग होते हैं। तो आप यदि एक साइड का पक्ष ले रही हैं तो आप जेंडर बायस कहलाएंगे, तो जेंडर पक्षपात का उदाहरण ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कथन और रीजन का एक क्वेश्चन है। तो कथन में शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये सही है, करना ही चाहिए कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए कई तकनीक विधियों का हम लोग प्रयोग करेंगे, तभी तो बच्चे सीखेंगे। ठीक है, इसका जो रीजन है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, कोई भी एक मूल्यांकन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आप सही चुनिए। देखिए, ए ऑप्शन में है, ए और आर दोनों सही है। आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। नंबर बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। और ऑप्शन सी यहाँ है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है, ए और आर दोनों गलत है। जी नहीं, दोनों गलत नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट बोथ, यानी दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है। इसमें देखिए नहीं दर्शाने की बात की है। ठीक है, ऑप्शन को सही से पढ़िएगा कि छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं और वे कहाँ जा रहे हैं, वहाँ कैसे पहुँचे। ठीक, नंबर बी है, शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। हाँ, नंबर सी है कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। जी नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन था कि कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है, तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में आपको सही सही मिल रहा है। ठीक है, यानी सीखने के लिए आकलन को दर्शा रहा है, लेकिन नहीं की बात, जब हम लोग क्वेश्चन है कि नहीं की बात की, कौन नहीं करेगा, तो कौन नहीं करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, ये नहीं करना है। जानते हैं, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए बच्चों के बीच में आप यदि तुलना करेंगे तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। उनको बच्चों को मिलजुल कर अधिगम यानी मिलजुल कर मित्रतापूर्वक यदि आप पढ़ाएंगे तो अच्छे से बिहेव करेंगे। तुलनात्मक व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ पे तुलनात्मक व्यवहार आएगा वहाँ पे बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन है। इससे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। फ्लैक्सिबिलिटी जरूरी है, यानी लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपको देखने से ही लग जाएगा कि हाँ, फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे जो भी शिक्षा है उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इससे क्या होता है, इस टाइम आपको बताते हैं कि वर्तमान में भी समावेशी शिक्षा पर ही जोर दी जा रही है, तो लचीली होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों जो हैं यानी सभी जो बच्चे होते हैं ये तभी सीख पाएंगे, सभी अपने सिलेबस को और जो भी विविधताएं हैं उसको सीख पाएंगे। ठीक है, वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में भी डरते रहते हैं, तो इसलिए वो उनके लिए थोड़ा सा कठिनाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे, ए ऑप्शन है श्वलीनता, ऑटिज्म भी कहते हैं इसको।
दूसरा है पठन वैफल्य डिस्कैलकुलिया। ठीक है, आप यदि आपको ये लगे कि जो वर्ड है यानी जो शब्द है हिंदी के वो थोड़ा कठिन है तो एक बार इंग्लिश में भी उसको पढ़ लिया करिए, शायद इंग्लिश वाला समझ में आ जाए आपको। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, डी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है। तो सामाजिक संचार में यानी आपको समाज में बोलना होगा। संचार का मतलब यही है ना कि कम्युनिकेशन करना, लोगों से बातचीत करना, बड़े व्यक्तियों से बात करना, आपके घर में जो भी बड़े हैं उनसे बात करने में यदि आपको कठिनाई हो रही है तो ज़रूर है कि कुछ ना कुछ आपको कोई प्रॉब्लम है। यदि कठिनाई नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी चुनौतियों का कारण होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटिज्म। ऑटिज्म में ये होता है कि जो बच्चे होते हैं या बालक हैं वो बड़े व्यक्तियों से बात करने में उनको कठिनाई महसूस होती है और वो बात नहीं करना चाहते हैं। वो हमेशा अपने को एक अलग तरीके से रखते रहते हैं कि मैं कभी इनके सामने ना आऊँ। जैसे कभी होता है ना, कोई बच्चे सोचते हैं कि मैं अपने बड़े पापा के सामने ना आऊँ वरना बहुत सारे क्वेश्चन करने लगेंगे, बहुत सारे सवाल करने लगेंगे, या फिर किसी भी पर्सन के सामने वो नहीं जाना चाहते हैं। तो ये ऑटिज्म होता है। ये बहुत ही अब फैल रहा है, मतलब फैल का मतलब ये कि बहुत ही विश्वव्यापी समस्या हो गई है। ठीक है, ये समस्याएं हो गई हैं। और आपको बता दें कि जो ऑटिज्म डे है 8 अप्रैल को, हाँ, आप इसे नोट कर सकते हैं कि 8 अप्रैल को ये ऑटिज्म डे मनाया जाता है हर साल। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुविधाहीन, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। ऑप्शन को पढ़ेंगी, विविधता को महत्व, दूसरा है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सी है प्रमुख समूह की ओर केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, डी है मानकीकृत परीक्षण। देखिए, सुविधाहीन और वंचित समूहों की बात कर रहा है, यानी जो सुविधाओं से हीन है, जिनको सुविधा नहीं मिल रही है, और ऐसे समूह के बच्चे हैं जिनको कि सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं और वो वंचित हैं यानी दूर हैं उस शिक्षा से। तो आप क्या करेंगी, आप डाइवर्सिटी यानी विविधताओं को महत्व को पहले समझेंगी, महत्व की तरह से सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करेंगी तो विविधताओं को लाएंगी, ना कि आप गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम यानी बहुत सारे पाठ्यक्रम को ला देंगी और केंद्रीय शिक्षा शास्त्र करेंगी, यानी प्रमुख समूह की ओर से आप बात करेंगी और मानवीय स्टैंडर्डाइज टेस्ट को तो कभी नहीं करेंगी। तो इसलिए यहाँ पे जो बी और सी डी ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखते हैं कि सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। यानी सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण आप कर रही हैं तो किसके समावेशन में मदद मिलेगी, ये ऑप्शन है श्रवण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, और दो ऑप्शन नीचे हैं अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो यहाँ पर आपको देखेंगे ऑप्शन है ए में भी फर्स्ट है, बी में दोनों, यानी यहाँ पर आपको 2-3 चूज करना होगा। ठीक है, तो कई तरीके से प्रस्तुतिकरण को बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए, श्रवण बाधित छात्र जो हैं, श्रवण बाधित छात्र हैं तो इनके लिए ही आप प्रस्तुतिकरण करेंगी। ठीक, ये भी सही है। और नंबर सेकेंड है कि दृष्टिबाधित छात्र के लिए भी आप सही से प्रस्तुतिकरण करेंगी तभी उन्हें समझ में आएगा। और नंबर 3 भी है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्रों के लिए भी करेंगी। ठीक है, ये भी सही है। गतिमान दिव्यांगता यानी जो दिव्यांगता है, जो एक तरह जो विकलांग है, ठीक है, चलने फिरने में उनको प्रॉब्लम है, तो उन छात्रों के लिए भी आपको अच्छे से प्रस्तुतिकरण करना होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सभी सही है, 1 यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ठीक है, सही युग्म की यहाँ पर चर्चा होगी, सही युग्म आपको छांटना है। ऑप्शन को देखेंगे, डिसकैलकुलिया जो कि प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर यानी कैलकुलेटर का प्रावधान होता है, हाँ ये भी सही है।
डिसलेक्सिया, असाइनिंग लेंदी राइटिंग असाइनमेंट यानी लंबे लंबे लिखने वाले कार्य सौंपना। डिसलेक्सिया यदि है तो कोई थोड़ी ना आपको लिखने के लिए कार्य सौंपेगा, जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। और हियरिंग इम्पेयरमेंट गिविंग ऑडियो टिप्स, यदि देखिए सी ऑप्शन कह रहा है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधित हो, यानी जब श्रवण दोष हो, आपको सुनने में प्रॉब्लम है, तो क्या आपको कोई ऑडियो टिप देगा तो आपको समझ में आएगा? जी नहीं, ये नहीं समझ में आएगा। तो यदि हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो आपको वीडियो देना चाहिए था, यदि वो वीडियो टेप देगा तो शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि किसी को दृष्टि यानी विजुअल इम्पेयरमेंट है, दृष्टि बाधित है वो छात्र, तो चित्रों वाले पुस्तकें से क्या उसे समझ में आएगा? जी नहीं। यदि कोई दृष्टि बाधित है तो उसको सुनाओ, सुनाने से वो ज़्यादा समझ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, डिसकैलकुलिया। उसको डिसकैलकुलिया है तो उसको क्या दिया जा रहा है? प्रोविज़न ऑफ कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटर भी दिया जा रहा है। वो इसलिए कि डिसकैलकुलिया में ये प्रॉब्लम होता है कि गणना से संबंधित वो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी गणना से संबंधित वो उसको प्रॉब्लम रहता है, इसलिए उसको कैलकुलेटर दिया जा रहा है, ठीक है। और जो दृष्टिबाधित है इनके लिए एक ये है कि इनको ब्रेल लिपि का यूज करके इनको दिया जाता है, उभरी हुई कुछ वर्ड होते हैं जिसको कि वो छात्र जिनको दिखाई नहीं देते हैं वो टच करके इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो श्रवण दोष वाले हैं इनको वीडियो टेप। तो आई होप कि ये सभी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए कौन सा दृष्टिकोण बेहतर होता है? अच्छा, ये प्रारंभिक कक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए आप क्वेश्चन को यदि स्टार्टिंग से ही देखेंगे तो पहले ही समझ में आ जा रहा है कि प्रारंभिक कक्षा यानी प्रारंभिक कक्षा का अर्थ यही हुआ कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की बात हम लोग कर रहे हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए कौन सा दृष्टिकोण बेहतर होगा? ऑप्शन देखिए, बिना समझे नकल करना, जी नहीं। करके सीखना, हाँ ये भी सही है। निष्क्रिय रूप से तो बच्चे कभी नहीं सीखते, उनको एक्टिव लर्निंग एक्टिव लिसनिंग होते हैं बच्चे। रट कर याद करना, ये भी होता है कि कुछ बच्चे होते हैं रट कर याद करते हैं जो, लेकिन सबसे सही आंसर, सबसे सटीक आंसर आपको चूज करना है तो नंबर बी। वो इसलिए कि छोटे बच्चों को यदि आप करके सिखवाते हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, गेम खेलते हैं, कुछ खेल खेल में सीख जाते हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग की इसमें बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी अभिकथन और रीजन की बात हो रही है। लर्निंग, आपको पहले ये पढ़ना है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है इसका रीजन है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। हाँ ये भी सही है, अधिगम क्या है? एक सामाजिक क्रिया है और अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे से रिलेट है। तो ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है, और दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं करता है कि। सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है कि ए और आर दोनों गलत है। दोनों गलत नहीं है ना, ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, यानी दोनों सही है, तो आप ए ऑप्शन पे टिक कर देंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कक्षा की गतिविधि यानी क्लासरूम जो है एक्टिव रहे, एक्टिविटीज करती रहे और मीनिंगफुल रहे, यानी कुछ न कुछ अच्छे से काम करती रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ऑप्शन में पढ़ते हैं, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, जी नहीं, आप उन्हें चंक्स में डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड का मतलब ये कि कुछ बच्चों को अलग अलग जगह बैठा देना, जी नहीं, ऐसे बैठेंगे तो ज़रूर हल्ला करेंगे। और नंबर बी है कि उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, जी नहीं, ये भी नहीं करना है। उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, जी नहीं, प्रेजेंट देम डिकॉन्टेक्सचुअलाइज्ड मैनर, जी नहीं, ये भी नहीं करना है। नंबर डी है, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, यानी उन्हें उचित संदर्भ में जो आप कराना चाहती हैं उचित संदर्भ में स्थित करना, यानी उनको अच्छे से एक तरीके से
अधिगम सामग्री के लिए हमेशा दैनिक जीवन से उन्हें जोड़ना है, ना कि उन्हें विभाजन करना है। क्योंकि बच्चे आजकल के जो हैं, यदि दैनिक जीवन से यानी डेली रूटीन वाली जो चीज़ें हो रही हैं, उनसे आप यदि बताएँगे, उसके बारे में बताएँगे तो बहुत अच्छे से रुचि लेकर के वो काम करते हैं। तो जिस चीज़ में उनको रुचि हो, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट हो, उससे काम करवाना चाहिए। उससे वो बच्चे क्या करेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और एक्टिविटी भी करते रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी शैक्षणिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? ठीक है, ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है कि आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, दूसरा है कि छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, सी है पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, डी है परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी, ठीक है, नहीं की बात कर रहे थे क्वेश्चन में, तो इसलिए जो आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन ये होता है। छात्रों के लिए अनुभव की शिक्षा भी होती है, पाठ्यचर्या नियोजन में भी नवाचार होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सब तो नहीं होगा, ये सब हाँ में हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट पूछा है, यहाँ पर आप देख सकती हैं क्वेश्चन में नॉट पूछा है कि नॉट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे हैं इस टाइम वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा मानी गई है एजुकेशन, तो आप रिजिड होकर के कोई रणनीति नहीं बना सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये फिर से एसर्शन का क्वेश्चन आ गया, यानी एसर्शन और रीजन यहाँ पर दिया गया है। अभिकथन ए को पढ़ते हैं कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। दिस राइट, ये भी सही है। इसका रीजन है कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। तो इस पे जो रीजन भी सही है, यानी असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी, तर्क भी सही दिया गया है। ऑप्शन को देखिए, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं करता है कि ए सही है, आर गलत है। जी नहीं, सब गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। कौन सा शिक्षार्थियों को उनके सीखने की स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? ऑप्शन को पढ़िए पहले, ठीक है, कि फॉरगेटिंग यानी विस्मरण, नंबर बी है अनुकृति, सी है अधिसंज्ञान, डी रटकर याद करना। शिक्षार्थियों को यदि उनके सीखने का और स्वयं मूल्यांकन करने का और समझ की जांच करने का जो मदद होता है, ये कभी भूलना नहीं होगा और ना ही अनुकृति होगा, ये हमेशा अधिसंज्ञान की तरफ जा रहा है ये ऑप्शन, ठीक है। अधिसंज्ञान यानी सीखने का स्वयं, यानी वो खुद सीखे और खुद मूल्यांकन करे और खुद जांच करे, ठीक है। ये जो होता है ये मेटाकॉग्निशन के अंदर आएगा। ये जो है आपको बता दें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको जॉन फ्रॉवेल ने सबसे पहले मेटा संज्ञान को दिया था। मेटा संज्ञान के बारे में इन्होंने ही बताया था, जॉन फ्रॉवेल आप लिख सकती हैं, ठीक है, जॉन फ्रॉवेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये है कि बच्चों में भ्रांतियाँ होना है। ऑप्शन है असामान्य, अप्रारूपिक, प्राकृतिक, दुर्लभ, रेयर। ऐसा नहीं है, रेयर नहीं होता है, असामान्य भी नहीं है, अप्रारूपिक भी नहीं है, नेचुरल है। यानी बच्चों में जो मिसकॉन्सेप्शन होता है, यानी जो प्राकृतिक रूप से उनके अंदर ये होता है, मानसिक प्रक्रिया एक है, तो ये नेचुरली होता है कि जो है भ्रांतियाँ हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, ये प्राकृतिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, यानी अधिगम असहायता की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ लिए। ऑप्शन है कि सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, सी है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, डी है
कि शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। हाँ, ये भी सही है कि शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। पहले ऑप्शन को देखते हैं कि कौन-कौन सा नहीं होना चाहिए। सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा। यदि जब उत्साह दिखा रहा है तो इसको मतलब सहायता मिल रहा है, तो ये तो नहीं होगा, इसको कट कर देते हैं। फोकस ऑन मैस्टरी ओरिएंटेशन गोल, लक्ष्य पर ध्यान देगा, जी नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि असहायता हो रही है, उसे सहायता यानी नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो गतिविधियों से प्रदर्शन भी नहीं कर पाएगा, तो गतिविधियों से हमेशा अलगाव रखेगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सॉरी नेक्स्ट तो अब है ही नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच।